सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। द्वितीय, मेरे बहुत ही आदर के योग्य आत्मीय समस्त भाई तथा बहनों को नमन अर्पित करता हूँ। टेट का जो ये अनावश्यक फैसला आया है और हमें टेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस संदर्भ में मैं चाह रहा हूँ कि लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी तैयारी भी साथ साथ में करते रहें। और मेरे मन में आया क्यों ना मैं भी इस संदर्भ में थोड़ा सा लघु सा गिलहरी प्रयास करूं और कुछ बातों की पुनरावृत्ति करके आपके समक्ष रखूं। मैं पूरे विनय भाव के साथ इस बात को रखना चाहूँगा कि मेरा मकसद सिर्फ पुनरावृत्ति करना है। आप सभी प्रबुद्ध हैं, एक से बढ़कर के एक हैं। भली भांति जो भी बातें मैं डिस्कस करूंगा, जिनकी पुनरावृत्ति मैं करूंगा, उन चीज़ों को आप मेरे से कई गुना बखूबी समझते हैं, लेकिन मेरे मन में, हृदय में थोड़ा सा ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी अपनी ओर से प्रयास करूं और मेरे प्रयास से किसी भी साथी को, किसी भी भाई तथा बहन को अंश मात्र भी कोई फायदा होता है, उसमें सफलता का एक सूचक बन जाता है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसको आप अन्यथा ना लेते हुए सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस तरह का वीडियो बनाने से एक फ़ायदा हमारा ये भी रहेगा कि इसके लिए हमें जो है विशेष समय देने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अर्थात हम जो है सुबह शाम मॉर्निंग वॉक कर रहे हों, घर में अगर हमारा कोई कार्य चला है, काम में हम व्यस्त हैं, तो हम जो है ऑडियो सुन करके बहुत सारी चीज़ों को की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। तो इसी तरह का प्रयास करने का मैंने एक तुच्छ सा एक कोशिश की है और आप, मुझे लगता है कि विनय भाव से मैं कहना चाहूँगा कि ये मैं कोई आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बताने का अधिकारी हूँ। सिर्फ एक थोड़ा सा प्रयास करने का मेरी मन में इच्छा थी, तो उसी के तहत जो है मैंने ये प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आप इसको अवश्य अंगीकृत करेंगे। तो आज व्याकरण से हम शुरू करेंगे कि व्याकरण में हम सब जानते हैं कि वर्ण और व्यंजन, जो हमारा वर्णमाला है, हम सभी जानते हैं कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का उसके अंतर्गत आते हैं वर्णमाला में। और हम सभी ये भी जानते हैं कि वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित रूप है, व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, तो हम सभी जानते हैं कि वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, वर्ण का अर्थ अक्षर होता है और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। तो आज हम स्वर के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि स्वर, सबसे पहले हम इस बात का डिस्कस करेंगे कि वस्तुतः स्वर कहते किसे हैं। तो हम सभी जानते हैं वे वर्ण, वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं हो रहती है बोलते वक्त। तो उसे हम क्या कहते हैं जी, क्या स्वर कहते हैं। ठीक है जी, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अन्य वर्ण की बोलते वक्त उनको आवश्यकता नहीं रहती है, जो निर्बाध रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, स्वर कहते हैं। हम सभी जानते हैं, उदाहरण के लिए इस बात को और ज्यादा थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए, जैसे हम क की बात करेंगे, तो क जो है, क के साथ अ भी मिला होता है, तो तब जाकर के वो क बनता है। क जमा अ, क आधा क जमा अ, तो उससे क्या बनता है जी, क। तो लेकिन वर्णों में जो है इस तरह की क्या बोलते, स्वर में जो है इस तरह के अन्य वर्णों की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। तो जो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, स्वर कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि हम इस बात को भली भांति समझ चुके हैं। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे स्वर हमारे है कितने। तो हम सभी जानते हैं कि स्वर हमारे जो है कितने हैं जी, 11 हैं। स्वर कितने हैं जी, हमारे 11 हैं।
और हम सभी जानते हैं कि स्वर कहाँ से कहाँ तक आते हैं जी, अ से लेकर के औ तक। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये कितने हो गए जी, 11। तो स्वर हमारे कितने कितने होते हैं जी, 11। तो हम इस बात को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अंग और आ, ये क्या है? अंग और आ को जो हम स्वरों के अंतर्गत नहीं लेते हैं, ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है। तो फिर अंग और आ क्या है जी? तो अंग और आ, इसको हम कहते हैं आयोगवा। क्या कहते हैं जी? आयोगवा। अंग और आ को क्या कहते हैं जी? आयोगवा। हम सभी जानते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। अंग के ऊपर जो बिंदी होती है उसको क्या कहते हैं जी? हम अनुस्वार। आ के पीछे जो दो बिंदे लगे होते उसको हम क्या कहते हैं जी? विसर्ग। अंग को अगर अलग तरीके से पूछा जाए अलग, तो उसको हम अनुस्वार कहेंगे। अंग के ऊपर अ के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। अ के पीछे जो है दो बिंदी उसको हम क्या कहते हैं जी? विसर्ग कहते हैं। और अंग और आहा दोनों मिलकर उसको हम आयोग वहा के नाम से जानते हैं। ना ये स्वर में आता है ना ये व्यंजन में आता है। अगर हमें इस तरह का एग्जाम में पूछ जाता है कि ऐसे वर्णों को आप बताइए जो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे जी? वहां अंग और आ को हम क्या करेंगे जी? टिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया और इसके बाद हम आगे चलेंगे जी, क्योंकि लंबी वीडियो हमने नहीं खींचनी है। उसके बाद हमारा स्वर में जो है मूल स्वर होते हैं जी। मूल स्वर जो होते हैं जी वो होते हैं जी 4। हम सभी जानते हैं मूल स्वर जो कितने होते हैं जी? 4। हम सभी जानते हैं कि मूल स्वर 4 कौन कौन से होते हैं जी? अ इ उ री। अ इ उ री, यानी अ छोटी ई छोटा ऊ छोटा री, इनको हम जो है मूल स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि ये स्वर जो है किसी अन्य स्वरों के मेल से नहीं बने होते हैं। अ छोटी ई छोटा ऊ री, इनको हम मूल स्वर कहते हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे मूल स्वर क्यों कहते हैं। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य स्वरों के मेल से नहीं बने होते हैं। अन्य स्वरों के मेल से जो है अ छोटी ई छोटा ऊ और री नहीं बने होते हैं। तो जैसे इस बात को और क्लियर करने के लिए, जैसे हमारा आ है तो आ हमारा अ जमा अ से मिलकर के बना है। ठीक है जी। बड़ी है तो बड़ी हमारी ई जमा ई से मिलकर बनी है। बड़ा ऊ है, ऊ जमा ऊ, यानी छोटा ऊ जमा छोटा ऊ करके क्या बना है जी? हमारा ऊ बना है। तो लेकिन ये जो चार हमारे स्वर वर्ण हैं, 4 जो हमारे स्वर के जो अक्षर हैं, 4 हमारे जो स्वर के वर्ण हैं, उसमें अ इ और उ और री, ये जो है इसमें क्या क्या होता है जी? ये मूल स्वर कहलाते हैं। और जैसे हम सभी को पता है कि वर्ण का अर्थ क्या होता है जी? अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या होता है जी? अक्षर। तो वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया और इसके बाद हम आगे चलते हैं जी उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों का उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? 3 हम सभी जानते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। थोड़ा सा हम इस बात को भी यहाँ डिस्कस करेंगे कि ह्रस्व स्वर को हम जो है लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं जी? लघु स्वर, क्योंकि ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ ही कम होता है, छोटा होता है, कम होता है। तो ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लघु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी हम कहते हैं ह्रस्व स्वर को। तो ह्रस्व का मतलब कम, लघु एक मात्रिक स्वर हम उसको कहते हैं। और इसमें हमारे वो मूल 4 स्वर ही आते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया कि 4 मूल स्वर कौन कौन डिस्कस किए थे जी हमने? अ छोटी ई छोटा ऊ और री, हमने ये 4 डिस्कस किया था। तो इसमें वही
वही चार मूल स्वर आते हैं। तो हम इस बात को भी सभी जानते हैं कि ह्रस्व का मतलब ये होता है कि जिनके उच्चारण में हमें एक मात्रिक समय लगता है, यानी बहुत कम समय उनके उच्चारण में लगता है। तो अ इ उ री अगर हम उच्चारण करेंगे तो इसमें हमारा क्या लगता है जी, कम समय लगता है। जैसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे, अभ्यास करेंगे, बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो अ इ उ री, अ इ उ री, ये हमारे कितने हो गए, चार कितने क्या हुए जी, अ इ उ री, ये हमारे क्या हुए जी, चार ह्रस्व स्वर हो गए। तो इसमें जो है हमें उच्चारण करते वक्त कम समय लग रहा है। तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करते समय कम समय लगता है तो उन्हें हम क्या क्या कहते हैं जी, ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं और एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्लियर है ना जी, हम सभी जानते हैं इस बात को कि इस पर ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शुरू तो हमें यहाँ से ही करना होगा। और उसके बाद जो है उच्चारण के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरा जो प्रकार है वो क्या है जी, दीर्घ स्वर। तो हम सभी जानते हैं दीर्घ स्वर को जो हम गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, गुरु का मतलब ही क्या होता है, शाब्दिक अर्थ बड़ा, ठीक है जी। और द्विमात्रिक स्वर भी इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं जी, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिन स्वरों के उच्चारण के लिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण के लगता है उसके अंतर्गत जो है दीर्घ स्वर आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि चार हमारे आए थे ह्रस्व स्वर में जी। तो पूरे हमारे स्वर कितने होते जी, 11 हमने डिस्कस किया था। अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक हमारे क्या होते हैं जी, 11 हमारे स्वर होते हैं। तो चार हमारे ह्रस्व स्वर में आ गए। अब हमारे पास कितने बचे जी, 7। तो अ इ उ री, अ इ उ री ये हमारे ह्रस्व स्वर थे, जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो अब हमारे पास बच गए 7। तो अन्य जो 7 हमारे स्वर बच गए, जो स्वर वर्ण बच गए, तो स्वर के जो अक्षर बच गए वो हमारे किस में आएंगे जी, दीर्घ स्वर में आएंगे। तो उसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ, आ ई उ ए ऐ ओ औ। आ हो गया, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये कितने हो गए जी, 7 हो गए। तो ये 7 स्वर जो है, 7 स्वर वर्ण जो हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। तो हम सभी इस बात को जानते हैं, ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा हमारा था जी प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसमें जो है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। तो उसको हम प्लुत स्वर में लेते हैं। जैसे हे राम, जैसे रा को हम क्या करते हैं जी, रा को हम जो है ज्यादा खींचते हैं, तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ओम कब कहते हैं तो थोड़ा ओम को जो है हम ऊंचा खींचते हैं, लंबा खींचते हैं। तो ये जिस उसमें जो है हमारा समय क्या लग रहा है जी, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा लग रहा है और ह्रस्व स्वर से, लघु स्वर से, एक मात्रिक स्वर से तिगुना समय लग रहा है, तो वो हमारा प्लुत स्वर में आते हैं। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर भी हमारे क्या होते हैं जी, संयुक्त स्वर भी होते हैं। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर हमारे पास 4 होते हैं। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। हमारे को इस चीज का पता है, सभी जानते हैं कि संयुक्त स्वर में हमारे 4 स्वर आते हैं, 4 स्वर वर्ण आते हैं। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। संयुक्त का मतलब मिला हुआ। संयुक्त का मतलब क्या हो जी, मिला हुआ, जो मिले हुए होते हैं। तो अपने आप में ही हमारा जो इससे स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त है भाई, इसमें दूसरा स्वर भी मिला हुआ है। अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो ये 4 संयुक्त स्वर बने हुए हैं, ए ऐ ओ औ। तो हम सभी जानते हैं ये जो है 2 स्वरों से मिलकर बनता है। कौन कौन से जी, अ जमा ई, किससे बनता जी, अ जमा छोटी ई। अ जमा छोटी ई को अगर हम मिलाएंगे, अगर हम लिखेंगे अ जमा ई, तो इसका ए क्या बन गया हमारा, तो सीधी सी बात है ए। अगर हमारा इतना आसान आता है अ जमा ई बराबर है ए लिखोगे तो हम टिक लगाएंगे, आसान सा है। ऐ को अगर हम करेंगे तो अ जमा ए,
अ जमा ए क्या हो गया जी, आई हो गया। तो हम इस बात को भी भली भांति समझते हैं और ये आसान भी है। और हमारा ओ है, तो ओ हम सभी जानते हैं अ जमा छोटा ऊ जो दो वर्णों के संयोग से बनता है अ जमा छोटा ऊ, औ बनता है अ जमा ओ से, और औ बनता है अ जमा ओ से। ठीक है जी, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे। अब जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कि जीभ का जो हमारा प्रयोग होता है, जीभ जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ का जो मूवमेंट है, जो हमारी क्रिया है, वो अग्र भाग करता है या मध्य भाग करता है या पश्च भाग करता है, पिछला भाग जीभ का कार्य करता है। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, प श च, प अद श च। तो जैसे 3 भागों में अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हम सभी जानते हैं पश्च स्वर। ठीक है जी, तो अग्र स्वर का मतलब आगे, अग्र का मतलब क्या होता है जी, आगे। मध्य का मतलब बीच में, और पश्च का मतलब क्या होता है, पीछे वाला। तो कहने का मतलब जीभ का अगर भाग अगर मूवमेंट करता है स्वरों के उच्चारण करती वक्त, तो वो वर्ण सारे का क्या आएंगे जी, अग्र स्वर में आएंगे। जब जीभ का मूवमेंट जो है अग्र भाग किसका जी, अग्र भाग जीभ का। अगर ऐसे स्वर वर्णों का उच्चारण जिसमें उसका उच्चारण करते वक्त जीभ का अग्र भाग का मूवमेंट होता है, तो सारे किस चीज में आते हैं जी, वो आते हैं जी अग्र स्वर में। तो जीभ के अग्र स्वर में हमारे पास आते हैं जी 5। कितने आते हैं जी, 5 हमारे स्वर आते हैं। ई री ए आई, ई री ए आई कितने आते हैं जी, ई री ए आई, ई री ए आई, री ए आई। देखो अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का जो है अगले भाग का, अग्र भाग का जो है क्या हो जाता है जी, मूवमेंट होता है। तो इसीलिए इन स्वरों को अग्र स्वर में रखा गया है। बिल्कुल क्लियर है जी, हम सब इस बात को जानते हैं, मैं सिर्फ पुनरावृत्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। और दूसरा जी मध्य स्वर, और मध्य स्वर में हमें पता है कि जीभ का मध्य का भाग जब मूवमेंट करता है, जीभ का जो मध्य भाग जब मूवमेंट करता है, ऐसे स्वर जो है वो किस में आएंगे जी, मध्य स्वर में आएंगे। और मध्य स्वर में मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो है अ। एक ही स्वर आता है, वो क्या है जी, अ। और पश्च स्वर, पश्च का जैसे हमने डिस्कस किया, पश्च का अर्थ होता है पीछे का भाग। जब जीभ का मूवमेंट, जीभ के पिछली भाग का मूवमेंट होता है, तो ऐसे स्वर जो है किस में आते हैं जी, वो पश्च स्वर में आते हैं। 5 हमारे अग्र स्वर में आए थे, और 1 हमारा जो है मध्य स्वर में आया था। और अब कितने बचे जी हमारे पास, और हमारे पास 5 ही बचे, क्योंकि 11 होते हैं सारे। तो 5 कौन कौन से बचे जी, पश्च स्वर में। अगर हम खुद प्रयास करेंगे इस चीज को हम देखेंगे, तो हम अवश्य देखेंगे कि जीभ का जो पीछे का भाग है वो इसमें मूवमेंट कर रहा है। जैसे आ, उ, ऊ, ओ, औ, आ, उ, ओ, औ, आ, उ, ओ, औ, आ, उ, ओ, औ। तो कितने हो गए जी, ये 5। तो 5 स्वर हमारे किस में आ गए जी, पश्च स्वर में। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकृत तो हमने किया, तो उसमें हमारे अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। जीभ के आगे भाग का, जीभ की अगले भाग का अगर मूवमेंट होता है उच्चारण करते वक्त, तो उसे वो स्वर जो है अग्र स्वर में आएंगे। और हमने इस बात को डिस्कस किया कि 5 जो है अग्र स्वर में आ रहे हैं, ई री ए आई। और मध्य स्वर में हमारे पास एक ही स्वर आ रहा था, वो था अ स्वर वर्ण। और पश्च स्वर में हमारे पास 5 रहे थे, वो आ, उ, ओ आ रहे थे। हमारा क्लियर हो गया है। अब जी होंठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, होंठों की स्थिति के आधार पर भी हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण होता है। हमें पूछा जा सकता है कि भाई ये जो स्वर है आवृत मुखी स्वर है या वृत्त मुखी स्वर है। तो होंठों की स्थिति के आधार पर भी हमारा स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल इजी है जी। 2 भागों में क्या किया है जी, वर्गीकृत किया है। इसमें आवृत मुखी स्वर है। नंबर 1 है आवृत मुखी स्वर, आवृत
मुखी स्वर, आवृत मुखी स्वर। हम सब जानते हैं कि वृत्त का मतलब क्या होता है जी, गोल। आवृत का मतलब क्या हो गया, जो गोलाकार नहीं है। तो होंठों की स्थिति अगर उच्चारण करते वक्त, स्वरों के उच्चारण करते वक्त जो है गोल नहीं होती है, गोलाकार का शेप जो है होंठों का नहीं होता है उच्चारण करते समय, तो वो सारे स्वर हमारे जो है क्या आते हैं जी, आवृत मुखी स्वर में आते हैं। आवृत मुखी का मतलब, आवृत का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें, जो जिसमें जो है होंठ हमारे गोल नहीं होते हैं। आवृत, वृत्त से परे यानी गोल से परे, गोल नहीं होते हैं। तो उसमें हमारे साथ है जी ओ आ इ री ए आई, 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 ओ आ इ री ए आई। देखो इसमें हमारे होंठ हो रहे हैं जी, गोल नहीं हो रहे हैं। जब हम इसको उच्चारण कर रहे हैं, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हमें एकदम पता लगेगा भाई बिल्कुल इसमें हमारे ये होंठ जो है गोल नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है आवृत मुखी स्वर में आएंगे। तो ये कितनी, इनकी संख्या कितनी हुई जी हमारी, 7, ओ आ इ री ए आई। अब हमारे जी वृत्त मुखी स्वर, अब वृत्त मुखी स्वर में कितने बचे, जब आवृत मुखी में 7 आ गए तो निश्चित तौर पर हमारे पास कितने बचे, 4 ही बचे, क्योंकि कुल स्वर तो हमारे 11 होते हैं। तो वृत्त मुखी मतलब जिसमें होंठों का शेप जो है उच्चारण करते वक्त क्या होता है जी, वृत्ताकार होता है। वृत्त मुखी, वृत्त मतलब गोल जैसी शेप हो जाती है, तो उसमें वृत्त मुखी स्वर आएंगे उ ओ औ। देखो जी उ ओ औ। तो हमारा होंठ जो है क्या होता है जी, एक तरह का गोलाकार का शेप हमारा बनता है। तो उ ओ औ में हमारे जो है वृत्त मुखी क्या जी, स्वर होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अंग और आ। अंग और आ क्या चीज़ है, हमारे पास 11 स्वर का हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा अंग और आ भी इस श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अंग और आ को ना तो स्वर माना जा रहा है और ना ही उनको व्यंजन माना जाता है, ना इनको स्वर माना जाता है, ना इनको व्यंजन माना जाता है। इसलिए अंग और आ दोनों को नाम दिया गया है जो ना स्वर के अंतर्गत आते हैं ना व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम आयुग्वा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आयुग्वा। क्या कहते हैं जी, आयुग्वा। और हम सभी जानते हैं कि अ के ऊपर जो बिंदी होती है लगी हुई, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और अ के पीछे जो 2 बिंदु लगे होते हैं, 2 बिंदु, उसको हम विसर्ग कहते हैं। अगर अलग से पूछ जाए अंक अ के ऊपर की बिंदु क्या कहते हैं, विसर्ग। और आ के पीछे 2 बिंदु क्या, उसको क्या कहते हैं हम जी, नहीं अ के सॉरी अ के ऊपर जो बिंदु लगे उसको हम क्या कहते हैं जी, अनुस्वार। क्या कहते हैं जी, अनुस्वार। और आ के पीछे जो लगी होती है उसको क्या कहते हैं जी, विसर्ग। तो अंग और आ दोनों क्या चीज है जी, वो क्या है जी, वो उसको हम दोनों को क्या कहते हैं जी, आयोग वा। तो ये थोड़ा सा स्वरों के बारे में हमने आज पूरा डिस्कस किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा कोई छूट गया है। तो हम सभी इस बात को अब भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हमारे को इस चीज़ का पहले ही पता है, ये ऐसा कुछ इसमें तो है ही नहीं कि हमारे को पता नहीं है। लेकिन शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे। मैंने थोड़ा सा अपने आप को बांधने का प्रयास किया है कि अब लास्ट तक मैं पहुंच पाऊंगा। व्याकरण का तो बहुत लंबा एक शास्त्र है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं भी अपने आप को उतना मेहनत करवा पाऊंगा, इस तरह की वीडियो आपके समक्ष ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा, कोशिश मेरी भरपूर रहेगी जी। और आपसे मेरी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि चोटियों का जो आप भरपूर लाभ लें। हमने जो है टेट प्रभावित मोर्चा भी बनाया हुआ है। उस मोर्चे के अंतर्गत भी दिल्ली में भी, जैसे आपको पता है, मैं गया था। अभी हमारा कार्यक्रम है सरकार से मिलने का। हमारा एक कार्यक्रम है कि जो है हमारा पेपर भी अध्यापकों के अनुभव के आधार पर और सब्जेक्ट के आधार पर, लंबी सर्विस के आधार पर ही, उसी के आधार पर थोड़ा इस क्वेश्चन पेपर को रखा जाए। और ये बात, इस पर तो हम प्रयास कर रहे हैं जी, और मैं करूंगा भी, जितना मेरे से होगा उतना मैं बिल्कुल करता रहूंगा। लेकिन आपसे एक बार पुनः बहुत मेरा निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ करके, कि सुबह शाम जो है आप बिल्कुल दिन को सुबह शाम जो है आज के छुट्टियों के दिन में भरपूर पढ़ें। जितना ज़्यादा हम पढ़ते रहेंगे तो उतना ही हमारा क्या होगा जी, हमारे लिए कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होगा। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो हमारा ये होता है, टेस्ट होता है, उसमें हम सब निकलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सब निकलेंगे। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, बस सब कुछ आता है हमारे को। जैसे मैंने पहले भी इस बात को क्लियर किया था, बिना पढ़े हम 70-75 नंबर तो हम बिना पढ़े लेते हैं।
अगर हम बिना पढ़े जाएंगे, कुछ भी एक अक्षर पढ़ेंगे तो 70-75 नंबर लेते हैं। संघर्ष जो है 15-18-20 नंबर का होता है, तो 15-18 नंबर हुए, हमने उस पर संघर्ष करना है और हमें बताना है कि हमें कोई उतना डरने वाली बातें हम करके दिखाते हैं। क्योंकि अभी जब इस तरह की नोटिफिकेशन निकाली हुई है तो भविष्य के गर्भ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात देखी जाएगी। है तो बहुत गलत नहीं होना चाहिए था, इस पर जो है ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है भी नहीं। आप सभी जानते हैं, भली बात जानते हैं, इस तरह का अन्याय और अन्याय का जो ये प्रकाष्ठा है, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी गलत बात तो हुई है। तो इस तरह का मैं थोड़ा सा प्रयास किया जी। अभी मैंने शिमला जाना है, शिमला के बाद नेक्स्ट जो है व्यंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम जो भी बहुत लंबा है, पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को बांधने के लिए प्रयास करूँ। तो अभी लगभग 1-2 घंटे के बीच में शिमला में जब प्रस्थान करना है, तो आप लोग भी आइए। तो अपना ध्यान रखना जी, टेक केयर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। इसमें अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो दोबारा डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे दिमाग में थी बात वो मैंने थोड़ा सा आपके समक्ष रखने का एक प्रयास किया है। एक बार पुनः यही निवेदन रहेगा, कृपा करके, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो हमारी बनेगी उसमें इस तरह का कोई निवेदन नहीं रहेगा। कृपा करके आपने ये नहीं सोचा जी, प्लीज़ हो, प्लीज़ 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 कि भाई मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोई ऐसी औकात नहीं है जी, ना मैं उसका अधिकारी हूँ, सच्ची बात बोलता हूँ, ना उसका अधिकारी हूँ। मेरा सिर्फ ये जो है, मुझे जो है इस दर्द को मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ। इस उम्र के इस पड़ाव पर इस तरह का टेट का जो हमारे ऊपर थोपा गया है, इसमें किस तरह की परेशानी हमें हो रही है और सचमुच स्वाभाविक भी है। तो इससे मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, कहीं मेरा प्रयास किसी भी स्तर पर आपके लिए सफल होता है तो उसके लिए मैं भगवान का भी आभारी रहूँगा और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानूंगा। तो ऐसा भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बिल्कुल ही सही बता रहा हूँ। मैं उतना थोड़ी हूँ कि बड़ा भारी जानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, है ना जी। ये थोड़ा सा प्रयास प्रयास करो, आप भी इसमें जोड़ सकते हैं कि भाई इस बात को सिर्फ एक बांधने का तरीका है जी, ताकि हम अपने स्टडी की तरफ थोड़ा क्या हो जाए जी, प्रवृत्त हो जाए, इसमें हम लग जाएं, संलग्न हो जाएं। ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि अपना ध्यान रखें जी, और अपना पढ़ाई का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो अब शिमला शायद एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह से मिलने का हमारा टेट प्रभावित मोर्चे का भी इस तरह का हमारा प्रयास था, कितने सफल होते हैं। इसलिए तो हो सकता है कि 2-3 दिन मुझे शिमला रुकना पड़े। तो आने के बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो वो उतनी लंबी भी नहीं होगी, अब सीधा जो सब्जेक्ट धारित होगी। तो आपको अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद रहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार।